भैया एंकर साहब हदें टाप देते हैं, जैसे जस्टिस फॉर सुशांत। अब एंकर साहब कहते हैं कि एक जस्टिस चलना चाहिए, हैशटैग जस्टिस फॉर रिया। ऐसा भी जस्टिस चलना चाहिए क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। मे द ट्रुथ कम्स आउट एज दे से, सत्यमेव जयते। रिया चक्रवर्ती पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरे भारत का सबसे बड़ा इंटरव्यू ओनली एट, समझ गए ना आप भैया? यहां पर एक एक्टर नहीं बैठा था, यहां पर दो एक्टर्स बैठे हुए थे और ये इंटरव्यू चला 1 घंटे 41 मिनट और 5 सेकंड। मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बहुत बड़ा इंटरव्यू है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस इंटरव्यू के जो प्रश्न है और जो उत्तर है, यानी कि जो ऑल स्क्रिप्ट है, वो ऑल स्क्रिप्ट आपको थोड़े ही टाइम पे समझा दी जाए। तो वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस इंटरव्यू से रिलेटेड। रिया चक्रवर्ती जो 14 जून के बाद एकदम गायब हो जाती है, मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आती, मीडिया के सवालों से बचती फिरती है, वो एकदम आ जाती है मीडिया के सामने 27 अगस्त को। अगर आपने मेरे फेसबुक का कमेंट पढ़ा होगा 26 अगस्त का, तो मैंने ये लिख दिया था कि भैया एक चैनल बहुत बड़ी पीआर प्लान कर रहा है। वो इंट्यूशन मेरे को क्यों हुई? क्योंकि इसी चैनल ने एक दिन पहले स्टोरी चलानी शुरू कर दी थी कि बेड के ऊपर सुशांत खड़ा होकर आराम से सुसाइड कर सकता है। उसके बाद यही चैनल एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उस एक्सपर्ट ने पूरा एनिमेशन करके बता दिया कि भैया ये सुसाइड ही हो सकता है। और इसके ठीक एक दिन बाद रिया चक्रवर्ती बट ऑब्वियस है इसी चैनल के सामने आती है और एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड। एंकर के कुछ सवाल थे जो बहुत सारे पन्नों में लिखे हुए थे और रिया चक्रवर्ती के कुछ जवाब थे जो कट और एडिट में चल रहे थे। इस इंटरव्यू के दौरान कई बार रिया चक्रवर्ती की आंखों में पानी आ जाता था और कई बार रिया चक्रवर्ती भूल जाती थी कि भैया वो अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी है, बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करनी शुरू कर देती थी। रिया चक्रवर्ती का आपने ये अवतार तो देखा होगा और अब ये भी अवतार देखा है। अगर सूरज पंचोली प्रेफर करते हैं किसी चैनल पे आना तो दैट इज ओनली वन चैनल। अगर रिया चक्रवर्ती प्रेफरेंस देती है किसी चैनल को, दैट इज ओनली वन चैनल। और सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनकी ये एक्टिविटी, जिसको पीआर एक्टिविटी नहीं कहा जाए, उसके लिए एक और चैनल पे अपेयर हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ सवाल और रिया चक्रवर्ती ने उन सवालों के क्या दिए जवाब, वो आपको दिखाते हैं। बेसिकली कई लोग होंगे जो पूरा इंटरव्यू नहीं देख पाए होंगे, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई है। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर और आज का ब्लॉग भी है स्पेशल डेडिकेटेड टू दिस इंटरव्यू, राइट। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं, वो आप सबके सामने दिखा देते हैं। कई सवाल और रिया चक्रवर्ती के क्या रहे उन सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल आता है, एंकर का पहली बार चुप्पी तोड़ने के लिए हैं क्या तैयार? तो रिया चक्रवर्ती का है जवाब, अब आप ही एक ऐसा न्यूज चैनल है जहां इंसान को अपना केस सामने रखने की आजादी है। तो यही आजादी इस पूरे इंटरव्यू में दिखेगी। कुछ स्क्रिप्टेड सवाल और कुछ स्क्रिप्टेड जवाब, यानी कि 14 जून से लेकर अभी तक हर एक सवाल के जवाब इन्होंने लिख लिए थे, वही रटे हुए थे और वही बोले जा रहे थे। जनाब पूछते हैं कि आपने कभी हिम्मत नहीं खोई जिस तरह से आरोप लगे हैं, मतलब सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो जवाब आता है, इनोसेंट फैमिली एंड इनोसेंट गर्ल पे सिस्टमैटिक अटैक हो रहा है। अगला सवाल, आज के दिन आपने चुप्पी तोड़ रही है, आज का दिन ही क्यों आपने चुना? और इसका बड़ा ही फिल्मी जवाब रिया चक्रवर्ती देती हैं, सुशांत ने बुलाया मुझे, सुशांत आए थे मेरे सपनों में और सुशांत कई दिनों से कई लोगों के सपनों में आ रहे हैं, इसीलिए मैं आज आ गई हूं आपके सामने। अगला सवाल, कैसे मिले सुशांत से? मैं यशराज के जिम में मिली थी, उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद अप्रैल में हो गया प्यार और मुझे नहीं पता था कि इस आई लव यू शब्द की सजा इतनी बड़ी होती है। अरे भैया क्या कहूं आपको। अगला सवाल, किस तरह से आप देख रही थी ये रिलेशनशिप? रिया का जवाब, हमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, पर मैं हमेशा सोचती थी कि एक नन्हा सा सुशांत की तरह का एक बच्चा आए। छोटा सा सुशांत चाहिए था मुझे। भैया ये भी सीधे इमोशनल तीर, सोचा समझा तीर। तो अगला सवाल एंकर ने पूछा कि भैया
क्या चीज हो गई थी आप दोनों के बीच में, एक झगड़ा क्यों हुआ था? उसका जवाब, मई 2020 में सुशांत ने सोच लिया था कि वो शिफ्ट हो जाएंगे साउथ में किसी जगह में और वहीं अपना घर बना लेंगे, बेस बना लेंगे। और मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रही थी। उनकी एक डिसीज चल रही थी, जिस डिसीज का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेशन के शिकार थे वो, तो उनको डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए मैं उनके कंधों से कंधे मिलाकर खड़ी थी। तो साथ ही इसके साथ ही कोई डॉक्टर चावला का जिक्र करती हैं कि भैया डॉक्टर चावला से 3 जून को इनकी मेडिकेशन के बारे में बात की गई और 3 जून के बाद बार बार लगातार कह रहे थे कि तुम अपने घर चली जाओ। और रिया ने इमोशनल होते हुए बोला कि मुझे भी एंजाइटी अटैक्स होने शुरू हो चुके थे। तो उसी के मद्देनजर कि एक साइड सुशांत बीमार है, एक साइड रिया बीमार है, उनका ख्याल रखने के लिए सुशांत बार बार कह रहे थे कि भैया तुम अपने घर चली जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। 3 जून को ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद बार बार बोला जा रहा था घर जाने को। फाइनली 8 जून को रिया कहती है सुशांत को कि मेरे किसी डॉक्टर ने आना है घर पर और वो मुझे ट्रीटमेंट देगा एंजाइटी अटैक्स की। लेकिन सुशांत ने बोला तुम घर चली जाओ, मेरी बहन आ रही है। 11 बजे की बात बता रही है, लेकिन उसके बाद 12:56 के आसपास रिया बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन आती है तभी मैं घर छोड़कर जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिया फाइनली टुक हिज लगेज, रिया फाइनली टुक हिज बैग्स एंड घर से बाहर निकल जाती है। उसी घर से जिसमें सुशांत भी डिप्रेशन के शिकार थे और रिया भी एंजाइटी की शिकार थी। दोनों की ही ट्रीटमेंट चल रही थी एज पर रिया। उसके बाद एंकर पूछते हैं कि आपके और महेश भट्ट, देखो ना सीक्वेंस देखो, बाहर जाती है उसके बाद अगला सवाल आया था आपका और महेश भट्ट के बीच में क्या रिलेशन है, और मैसेजेस भी काफी सामने आए हैं। जैसे ही मैंने घर छोड़ना था तो महेश भट्ट से मेरी बात हुई, मैसेजेस में व्हाट्सएप पे बात हुई। उनको मैं अपने पिता की तरह ही मानती हूं और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। तो महेश भट्ट साहब ने बोला कि अपने डैड के बारे में सोचो, डोंट ब्रेक, बी स्ट्रॉन्ग, ये हिदायत दी और रिया ने अपना बैग पैक किया और चले गई सुशांत के यहां से। तो हालांकि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है तो वही रिलेशन की पर्सनल बातें आप थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, कितना का जायज है थर्ड पर्सन से शेयर करना, वो भी अपनी पर्सनल बातें। एनीवेज रिया घर छोड़कर चली जाती है। अगला सवाल एंकर का, क्या भट्ट साहब ने आपको बोला सुशांत का घर छोड़ने को? स्ट्रेट अवे शी सेड नो, बट वहां जाते जाते मैंने भट्ट साहब को मैसेज किया। थोड़ा डाइसी स्टेटमेंट चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि पहले किया, बाहर किया, कब किया, लेकिन मैसेजेस पे बात चल रही थी, पर्सनल बातें, वो भी भट्ट साहब से। अगला सवाल, कब आपको लगा कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार है? रह रहे हैं दोनों इकट्ठे एक ही रिलेशन में अप्रैल 2019 में, और यूरोप ट्रिप आई थिंक साल के एंड के दौरान आता है, मतलब 2019 के एंड के दौरान आता है ये यूरोप ट्रिप। तो शी वाज सेइंग, बहुत डाइसी सा जवाब, यूरोप ट्रिप जाने से पहले रिया को ऑल ऑफ द सडन पता लगता है, सुशांत बताते हैं कि उन्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है और वो एक दवा खा रहे हैं जो हमेशा उनके पास रहती है। भैया हमेशा, मतलब अप्रैल से लेके साल के एंड तक पता ही नहीं लगा कि ये दवा चल रही थी और वो शायद डिप्रेशन की ही दवा या कुछ इस तरह की दवा थी। यूरोप ट्रिप की बात सुना रही है। यूरोप ट्रिप में पहले 3 दिन भैया हम रुके पेरिस में और तीनों दिन सुशांत अपने रूम से बाहर ही नहीं आए। उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया, रिया को लगा पता नहीं क्या हुआ है सुशांत को, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ऑल ऑफ द सडन उनका जो बिहेवियर था वो चेंज होना शुरू हो गया पेरिस में पहले 3 दिन। उसके बाद वो स्विट्जरलैंड गए। पेरिस के बाद 3 दिन रुकने के बाद वो स्विट्जरलैंड जाते हैं और स्विट्जरलैंड जाके सुशांत अगेन ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं एज पर रिया। लेकिन उसके बाद वो फाइनली इटली पहुंचते हैं। वहां पर एक होटल का नाम लिया है प्लाजो मगनानी फिरोनी, समथिंग प्लाजो मगनानी फिरोनी, और रिया के अकॉर्डिंग ये एक गोथिक होटल यानी कि हॉन्टेड होटल था। तगड़ी स्टेटमेंट रिया दे रही है कि ये हॉन्टेड होटल था, वहां पर इन्होंने बुकिंग कराई। वहां जाते ही रूम के अंदर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी और रिया को डर लगना शुरू हो गया। लेकिन सुशांत आते हैं, सुशांत बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हॉरर वॉरर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसी रात को सुशांत को नींद नहीं आती है और सुशांत डर जाते हैं। अब पहले रिया डरी हुई थी, सुशांत डर जाते हैं।
और रिया बोलती है कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है यहां पर आपको डर लग रहा है तो वी विल लीव होटल और कहीं और रूम लेते हैं। लेकिन सुशांत फिर बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहीं पर रहेंगे। पर समहाउ उनके बीच में उस होटल में क्या होता है क्या नहीं होता ये रिया जानती है या फिर उसका भाई जानता है, क्योंकि भाई भी ट्रैवल कर रहा था उस होटल में उस ट्रिप के दौरान। तो उसका ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, बट उस होटल में कुछ पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन वो अपना ट्रिप कट शॉर्ट करते हैं और वापस पहुंच जाते हैं इंडिया में। आपको बता दूं कि जब एंकर ने पूछा कि भैया इस ट्रिप का खर्चा किसने किया, तो रिया ने बताया कि पेरिस में उसका 3 दिन का शो था, फैशन शो था, और फैशन शो के लिए उनको टिकट्स आ चुकी थी ऑर्गेनाइजर के थ्रू और रूम्स भी बुक हुए थे। तभी सुशांत ने बोला हम वो टिकट्स कैंसिल कराते हैं, वो रूम्स कैंसिल कराते हैं, हम ऐसा करते हैं एक यूरोप ट्रिप बनाते हैं जिसमें आपके भाई को भी इनवाइट करते हैं और भाई मैं और आप चलेंगे यूरोप में घूमने के लिए। पहले हम जाएंगे जी पेरिस, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद इटली। तो इस तरह सुशांत ने टिकट कराई, जबरदस्ती उसकी टिकट्स कैंसिल कराकर, ऐसा रिया ने बोला। और जब होटल से वापस आते हैं तो उस दौरान कुछ बातें चलती हैं। तो सुशांत ने तब पहली बार बताया कि 2013 में भी उन्हें ऐसे पैनिक अटैक्स आते थे, तो तब से वो डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही थी। अगला सवाल एक और आता है कि वो अपने भाई को क्यों लेके गए थे। तो इसमें आता है कि वो अपने भाई को सौतन समझती थी, क्योंकि सुशांत और उसके भाई शोभित का भैया बहुत ज़्यादा प्यार था और सुशांत ही चाहते थे कि वो इस ट्रिप में चले, तो इसीलिए लेके गई थी। अगला सवाल, आपने क्या 15 करोड़ जो अलेज किए गए हैं सुशांत की फैमिली से वो लिए हैं? अगर लिए हैं तो कहां पर है? तो रिया का जवाब यही तो मैं पूछ रही हूं, बैंक ट्रांजैक्शन दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, खार में कोई प्रॉपर्टी है? तो रिया सेठ की खार में जो प्रॉपर्टी थी वो सुशांत के मिलने से पहले उसने देखी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खरीदी, रिया ने खरीदी। 72 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें से 50 लाख उन्होंने HDFC बैंक से लोन लिया था, जिसकी किस्त अभी भी चल रही है। 50 लाख की किस्त चल रही है 17,000 रुपए, और बाकी उन्होंने 20-22 लाख जो थे वो अपनी सेविंग से दिए थे। 300 स्क्वायर फीट का छोटा सा ही घर है, कोई इतना बड़ा नहीं है। अगला सवाल, सुशांत के अकाउंट से एक भी पैसा क्या आपके अकाउंट में गया या नहीं गया? शी सेट अकाउंट स्टेटमेंट देख लो, 1 रुपया भी इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि मैंने ही ट्रांसफर किए हैं 35,000 रुपीज, जो सुशांत ने मेरे से पूछे बिना मेरे मेकअप और हेयर्स के लिए पे ऑफ किए थे, तो मैंने उसको वापस किए 35,000 रुपीज। अगला सवाल, उनके पिता के व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिए आपने? तो इस सवाल को वो टाल देती हैं और उसके साथ ही वो जोड़ देती है वो जनवरी 20 को चंडीगढ़ आए थे, तो चंडीगढ़ में 2 दिन रुक के क्यों वापस आ गए, क्यों नहीं वहां पर लंबा रुके? यानी कि उसके परिवार पर इल्जाम लगा रही है सुशांत के कि सुशांत के परिवार से उनकी अनबन थी, उनकी नहीं बनती थी, इसीलिए वो वहां से वापस आ गए। आपके रिश्ते कैसे थे सुशांत और सुशांत के परिवार के साथ? तो एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है इन्होंने सुशांत की बहन प्रियंका पे। रिया ने बोला जब सुशांत से अप्रैल 2019 में इनके अफेयर की शुरुआत हुई थी, तो 10 दिनों के अंदर इनकी कोई पार्टी हुई थी, पार्टी में अल्कोहल पिया गया था प्रियंका द्वारा, और अल्कोहल के बाद रातों रात इसको मोलेस्ट किया गया था। गलत जगह में प्रियंका ने इनको टच करने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर वो उस घर से चले जाती है। और अगले दिन उनका शूट होता है चेन्नई में। सुशांत पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, तुम बिना बताए क्यों चलेगी? तो वो अपनी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे प्रियंका ने ऐसे किया मेरे साथ। तो अगले दिन सुशांत और प्रियंका में लड़ाई बहुत होती है। तो भैया ये तो प्लानिंग भी हो सकती है कि भैया स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया जाए कि रात को ऐसा हुआ था, आपकी बहन ने ऐसा किया था, और बहन और भाई को लड़वा दिया जाए। और साथ ही इन्होंने एक और चीज बोली, सुशांत की बहन ने उन पे केस करने की कोशिश की। अरे भैया कोशिश, हालांकि एंकर ने ये जो जवाब था ये इग्नोर मार दिया, या भैया उनसे भूल गया। इस पे काउंटर क्वेश्चन हो सकता था कि केस कहाँ पर किया, किस तरह का केस किया, क्या धाराओं के तहत वो जाना चाहती थी या क्या धाराओं पे केस किया। अब उनकी फैमिली पे अटैक कर रही है। सबसे पहले बोल दिया कि बहन ऐसी थी, उसके बाद बता दिया कि चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ से क्यों आगे क्यों लड़ाई हुई होगी, अल्टीमेटली शी वांटेड से। और उसके बाद पिताजी पे भी आरोप लगा रही हैं कि पिताजी के साथ सुशांत के रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि बचपन में पिताजी ने माँ को छोड़ दिया था या उन्हें छोड़ दिया था, तो उसके बाद से हेटिज्म था। उनके आने से
5 साल पहले तक सुशांत अपने पिताजी से मिले नहीं थे। मतलब रिया की एंट्री 2000 अप्रैल 19 में होती है, उससे 5 साल पहले भी सुशांत ने अपने पिताजी से नहीं मिल पाए। मतलब अब पूरा फैमिली पर अटैक किया जा रहा है, बीच में थोड़े थोड़े आंसू बहाकर, बीच में थोड़े थोड़े इनोसेंस दिखाकर। अगला सवाल, मेंटल हेल्थ की वजह से क्या रिलेशनशिप में कोई खटास आई? नहीं। रिया का जवाब नहीं, ये हमें और करीब ले आई, और क्लोज ले आई, क्योंकि मैं उनकी माँ बनकर, उनकी गर्लफ्रेंड बनकर, उनकी दोस्त बनकर उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी, और हम और क्लोज होते चले गए, और क्लोज होते चले गए, और क्लोज होते। वाह भाई वाह, क्या क्या कहानी है। मतलब पूरा अटैक चल रहा है, सुशांत बीमार थे, मेंटली इल थे, उनके अपने परिवार से बन नहीं रही। ये पूरे इंटरव्यू के दौरान ये सर्कल चलाना शुरू हो चुके थे। कंट्रोल कर रहे थे क्या सुशांत को? परिवार को कट ऑफ किया क्या? नौकरों को निकाल के रिप्लेस किया? नहीं। बेसलेस एलिगेशन, रिया सेड। सब कुछ सुशांत ही कर रहे थे। सुशांत खुद को कंट्रोल करते थे, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते थे, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते थे। किसको निकालना है या किसको रखना है, वो सब कुछ सुशांत ही देखते थे। आपको और सुशांत को 17 करोड़ का ऑफर किया गया एक फिल्म के लिए। वो 17 करोड़ कहां पर है? आगे रिया का जवाब सुनिए। आप पहले इंसान हैं जिन्हें यह समझ आता है 17 करोड़ के बारे में। वासु भगनानी ऑफर्ड 15 करोड़ फॉर द फिल्म इन फेब 2020। और ये न्यूज सुनकर सुशांत बहुत खुश था, और सुशांत ने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे 15 करोड़ मिले हैं फलाना फलाना फिल्म के लिए। उसके बाद एंकर ने सवाल किया, भैया गलत बोल रही है, मिले या मिलने थे? फिर कंफ्यूज हुई रिया। रिया सेड, मिलने वाले थे या नहीं मुझे पता नहीं था। 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। हाँ, नहीं मिले, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ये पूरे डाइसी चल रहा है। पहले 15 करोड़ मिलने थे, मिले, मिले, नहीं मिले, कुछ पता नहीं है। मतलब ये 15 करोड़ अगर मिले हैं तो ब्लैक मनी मिली है, और ब्लैक मनी मिली है तो ये कहाँ गई है, किसके पास रखी हुई है, उसका कोई जवाब नहीं। आईटी वालों को बुलाकर हार्ड ड्राइव क्या आपने गायब कराई या फिर ऐसा कुछ निर्देश दिया था? रिया सेड कि भैया मैं 8 तारीख को चली गई थी, उसके बाद कौन आया कौन नहीं आया वो आप नीतू दीदी यानी कि सुशांत की बहन से पूछ सकते हो, बिकॉज शी वॉज प्रेजेंट ओवर देयर। और अब 3rd राउंड उन्होंने नीतू दीदी के ऊपर चलाना शुरू कर दिया, बार बार कहना शुरू कर दिया कि नीतू दीदी ही लास्ट में सुशांत के साथ थी। सुशांत ने क्यों, कैसे, किन हालातों में खुदकुशी की, या उनकी डेथ हुई या उनका मर्डर हुआ, वो नीतू दीदी ही बता सकती है। नीतू दीदी से पूछा जाए। अगला सवाल, 8 और 14 जून के बीच में सुशांत ने आपको मैसेज किया या कॉल किया या कांटेक्ट किया? शी सेड 9 जून को सुशांत का एक लास्ट मैसेज आया था, हाउ आर यू माई बेबी। लेकिन उन्हें ये मैसेज पढ़कर बहुत बुरा लगा। इस मैसेज पढ़ने के बाद रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि रिया खुद बीमार थी। रिया चाहती थी कि सुशांत मेरे को कॉल करे, रिया चाहती थी सुशांत मेरे से पूछे, लेकिन सुशांत ने सिर्फ पूछा हाउ आर यू माई बेबी। सिर्फ ये प्यार भरे शब्द सुनकर रिया ने उसे ब्लॉक कर दिया। 9 जून को जब 14 जून को न्यूज आई थी दैट ही इज नो मोर, तो क्या रिएक्शन था? रिया सेड आई ब्रोक डाउन। अगर सुसाइड था तो क्या वजह हो सकती है इसके सुसाइड की? रिया सेड आई नो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन में दोबारा ये थ्योरी डिप्रेशन की चला दी, और कई बार हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि आप ऐसा कदम नहीं करेंगे, मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब कि उनके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि आप सुसाइड नहीं करेंगे। ये भैया ये कब से प्लानिंग चल रही है, कब से ये सब कुछ हो रहा है कि रिया बोल रही है सुशांत को कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? मतलब पहले से ये सब कुछ प्लान था क्या? सब कुछ प्लान था। और रिया ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे रही है। आई थिंक इस स्टेटमेंट की वजह से रिया फंसने वाली है। बार बार अपनी स्टेटमेंट में इंसिस्ट कर रही थी कि 8 तारीख को वो छोड़ती है, नीतू दीदी आती है, 8 से 13 या 12 जब तक नीतू दीदी रही थी। नीतू दीदी से पूछिए कि भैया सुशांत को क्या हुआ। मतलब अल्टीमेटली ये सब कुछ नीतू दीदी पे डाल रही है, यानी कि सब कुछ फैमिली पे डाल रही है। सब कुछ एलिगेशन फैमिली 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 हो रहा है। डेथ के बाद आप क्या सुशांत के घर गए थे लास्ट 14 जून को? तो शी सेड नहीं, मैं नहीं गई। आई वॉज ब्रोक डाउन, और
मुझे मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स ने बोला था डोंट गो। सेलिब्रिटी कौन कौन से फ्रेंड्स हैं ये जानना चाहेंगे। कॉज इन द फ्यूनरल लिस्ट हर नेम वॉज नॉट देयर एंड हिज फैमिली डू नॉट वॉन्टेड टू, क्योंकि उनका जो ये फ्यूनरल लिस्ट है उसमें नाम नहीं था और उसकी फैमिली उन्हें देखना नहीं चाहती थी, ऐसा उनके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स ने बोला। साथ ही उन्होंने एक और चीज़ बोली, मैं तो फ्यूनरल जाने के लिए आ रही थी बट इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने फ़ोन कर और एक ने मेरे घर आकर बोला कि तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें जलील किया जा सकता है। तो कौन फ्रेंड था जो घर पे आया था, कौन फ्रेंड था जिसने कॉल किया था, कौन फ्रेंड था जो फैमिली की अंदर की बातें रिया तक पहुंचा रहा था, ये जानना चाहेंगे हम भी। उसके बाद मेरे को एक दो फ्रेंड से बोला कि अगर तूने उसके दर्शन कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में है तो वहाँ पर हम कोई जुगाड़ लगाकर आपके दर्शन करा देंगे ताकि तेरे दिमाग में कोई पछतावा ना हो। तो वो वहीं वहाँ पर जाती है और उन्हें सॉरी बोलती है। अगला क्वेश्चन, क्या बॉलीवुड के गैंग के साथ आपका कोई कनेक्शन है या नहीं? नहीं, पर कुछ चीज़ें सुशांत को परेशान कर रही थी। मी टू एलिगेशन पूछा गया सवाल कि कनेक्शन है बॉलीवुड पे, लेकिन वो सीधे आती है मी टू एलिगेशन जो संजना सांघवी, जो सुशांत की लास्ट फिल्म रिलीज हुई है, उसने लगाया था और उसने काफ़ी टाइम तक उस एलिगेशन को क्लियर नहीं किया था, जिसके कारण सुशांत जब भी कोई मीडिया से मिलते थे तो ये सवाल पूछा जाता था तो सुशांत उसके चलते डिप्रेशन में आते थे बार बार। तो अल्टीमेटली अब उन्होंने एक फैमिली का पूरा एंगल घुमाया, फैमिली के बाद ड्रग्स घुमाए, ड्रग्स के बाद अब संजना सांघवी के ऊपर तीर चलाने शुरू कर दिए। नेपोटिज्म के बारे में, यस ही वॉज अपसेट क्योंकि उनकी कई फिल्में अच्छी भी बनती थी लेकिन उनको नॉमिनेट भी नहीं किया जाता था एज अ स्टार। सुशांत को एज एन एक्टर कभी नॉमिनेट नहीं किया जाता था, तो इसलिए वो बड़े परेशान रहने शुरू हो गए। इस कारण उन्होंने बोला कि सीबीआई ने मेरी चैट्स लीक की है, मेरा करियर तबाह किया है, विच इज़ नॉट डन। अगला एक और चीज़ बोली, वो बोली अगर आप मेरे फ़ोन बुक में AU देखते हैं तो AU मतलब अनन्या उदास, और मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म रखा है AU। तो AU को कई बार कॉल्स की हैं यानी कि अनन्या उदास को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदित्य ठाकरे, आप चाहे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, उसकी जस्टिफिकेशन देती हैं। बहुत क्रूशल सवाल, सुशांत हैज़ एनी एनिमीज? तो इस में रिया उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करती, लेकिन एनिमी में दो लोगों का नाम रिया ने लिया है। वन इज संजना सांघवी एंड रोहिणी अय्यर, जो सुशांत की पब्लिसिस्ट भी थी जिसने रिया को मिलवाया था, लेकिन रिया के लाइफ में आने के बाद सुशांत के वो पब्लिसिस्ट निकल जाती हैं या उसे भगा दिया जाता है, ये तो मालूम नहीं। लेकिन रोहिणी अय्यर और संजना सांघवी, और उन्होंने बोला ये पूरा जो षड्यंत्र था मी टू का, 1.5 महीने संजना सांघवी ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये मी टू हुआ भी है या नहीं, ये पूरा प्री प्लान था। हो सकता है सुशांत कई बार बातें करते थे कि रोहिणी अय्यर, संजना सांघवी और मी टू ये तीनों में कोई कोलैबोरेशंस है। अच्छा, आपको सुशांत की गर्लफ्रेंड कहें, मर्डरर कहें या फिर क्या कहें, असली रिया क्या है, ये सवाल था एंकर का। तो रिया का जवाब, बैठी हूं आपके सामने, अ गर्ल हु इज सीकिंग फॉर ट्रूथ। आज रिया की पूछताछ चल रही है, सीबीआई ने फाइनली उनसे क्वेश्चन करने के लिए उन्हें बुलाया है और इस क्वेश्चनिंग में क्या निकलता है क्या नहीं ये आपके सामने आ जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको बता दें कि जो सवाल थे, मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू देने जाता है या लेने जाता है बड़े स्टार का या बड़ा इंटरव्यू लेने जाता है, तो उससे बताया जाता है कि आप इस दायरे में क्वेश्चन पूछोगे या ये आपका फ्लो चार्ट है, ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और इन क्वेश्चंस को नहीं पूछना। और वही इस पूरे इंटरव्यू में भी लगा। सलाम है आपको, सलाम है आपके दिखाने वालों को, क्योंकि 1-2 दिन से पहले से ही प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि इसी चैनल ने थोड़े दिन पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हो सकता है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया हो, उनका मर्डर ना हुआ हो। तो इस थ्योरी पे काम करना शुरू कर दिया था और फाइनली रिया का ये इंटरव्यू, ये सब कुछ आपके सामने है। और एंड में भैया एंकर साहब हदें टाप देते हैं, जैसे जस्टिस फॉर सुशांत। अब एंकर साहब कहते हैं कि एक जस्टिस चलना चाहिए, हैशटैग जस्टिस फॉर रिया। ऐसा भी जस्टिस चलना चाहिए क्या? चलना चाहिए? आप बताइए। एक हंसी भी आ रही है कि इस तरह के इंटरव्यूज भी होते हैं प्लान। बेसिकली 14 जून के बाद 27 अगस्त, मतलब इतने दिन मिल गए उसको ये पूरा पेन डाउन करने के लिए, सवाल करने के लिए, जवाब क्या देने हैं उन सवालों के, ये सब कुछ मिल चुका था। एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड और ये सब आपके सामने भी
देखा जा सकता है कि हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड नज़र आ रही थी। बाकी आप बताइए कि ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था या नहीं। और बाकी थैंक यू आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। थोड़ा लंबी वीडियो था, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई। ये इंटरव्यू देख के मेरा दिल किया कि यार मैं भी कुछ बनाऊं, मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि मेरे को ये इंटरव्यू जायज़ ही नहीं लगा। एनीवेज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक और वीडियो में। जुड़े रहिए बज़ूका वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।